हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, तो पहले हमने किया था एट एक्सियल पॉइंट, सेकेंड टाइम हमने किया एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और अब जो पॉइंट है वो कोई जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट मतलब ना तो वो एक्सिस के ऊपर है ना वो इक्वेटोरियल प्लेन में है, कहीं बीच में है वो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, मतलब ना तो पॉइंट आपका एक्सिस पे है और ना पॉइंट आपका इक्वेटोरियल प्लेन में है। तो ये मान लो आपका माइनस क्यू है, माइनस क्यू चार्ज है। ये यहाँ पे ले लेता हूं मैं प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपकी डाइपोल की एक्सिस और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब पॉइंट आपका मान लो कुछ यहाँ दे रखा है, ये यहाँ ले लेता हूं मैं पॉइंट को। मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब ये पॉइंट एक जनरल पॉइंट है, तो इसकी जो पोजीशन है यहाँ से सेंटर ऑफ डाइपोल से, इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो डिस्टेंस है, ये मान लो r है। डिस्टेंस क्या है? r है। अब यहाँ पे एक चीज और चाहिए हमें r के साथ साथ। वहां देखो हमें दो चीजें पता थी। एक तो हमें पता थी वहां पे डिस्टेंस एक्सिस पे था, पहला केस। तो पहला केस एक्सिस पे था, तो हमें क्या पता था? यहाँ पे हमें पता था उसकी यहाँ से डिस्टेंस। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो गई थी उसकी? एक्सिस के अलोंग हो गई थी। एक्सिस के अलोंग तो हो गई थी डायरेक्शन। और जब इक्वेटोरियल पॉइंट था, यहाँ पे जो पॉइंट था, तब डिस्टेंस आपको दे रखी थी, और जो एंगल था भाई, इसका जो एंगल था एक्सिस के साथ, वो क्या था? 90 डिग्री था। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या ले लेंगे? थीटा ले लेंगे, थीटा। ठीक है, तो इसको जर्नलाइज कर दिया। अब अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेंगे ना, 0 लेने का मतलब ये पॉइंट आपका यहीं पे आ गया, तो ये कौन सा बन गया? एक्सियल पॉइंट वाला केस बन गया। अगर थीटा को मैं 90 ले लूंगा तो ये पॉइंट यहाँ चला गया, तो आपका कौन सा केस बन गया? इक्वेटोरियल वाला केस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका है डाइपोल, ये आपका डाइपोल है। ठीक है, अब डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट की। तो इसका डाइपोल मोमेंट मान लो क्या है? P है। इसका डाइपोल मोमेंट क्या मान लिया मैंने? P मान लिया। दिस इज डाइपोल मोमेंट P। इसको मैं यहां लिख देता हूं, डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो गया? P हो गया। ठीक है, तो P किसको माना मैंने? यहाँ पे P मैंने मान लिया भाई, ये डिस्टेंस मान लो A है, ये डिस्टेंस मान लो A है। ठीक है, तो Q इंटू 2A को P मान लिया। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? P है। अब इस डाइपोल मोमेंट P को आप दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो। दो कंपोनेंट में तोड़ना है इसको। कौन से दो कंपोनेंट में? दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है दो कंपोनेंट में तोड़ना है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो एक कंपोनेंट तो लेना है आपको इसका, एक कंपोनेंट आपको लेना है इस जो ये पॉइंट दे रखा है ना, इसके अलोंग। एक कंपोनेंट तो इसके अलोंग लेना जो पॉइंट दे रखा है। तो इसके अलोंग एक कंपोनेंट ले लेता हूं मैं P का। तो इसके अलोंग इसका जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट कितना होगा? ये कंपोनेंट, तो देखो इसके साथ एंगल कितना है? थीटा। तो थीटा के साथ देखो, पहले मैं डायरेक्शन बना देता हूं। एक कंपोनेंट तो लेना है इसके अलोंग और एक कंपोनेंट लेना है इसके परपेंडिकुलर के अलोंग, ये वाला। एक कंपोनेंट तो इधर लेना है, एक कंपोनेंट ये लेना है, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जो है, जो एक्सिस के इसके जो अलोंग है, जो आपको ये पॉइंट दे रखा है इसके अलोंग है, ये अब ये एंगल थीटा है। यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? P कोस थीटा। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? P कोस थीटा। और दूसरे वाला कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा? P साइन थीटा। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? P साइन थीटा। इस डाइपोल मोमेंट को क्या कर दिया? दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। एक P कोस थीटा इस लाइन के अलोंग, और दूसरा इस लाइन के परपेंडिकुलर P साइन थीटा। अब अगर हम किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देते हैं, मतलब अब ये दो कंपोनेंट
वही काम करेंगे जो ये अकेला वेक्टर कर रहा था, जो अकेला पी कर रहा था ना, अब ये दोनों मिलके वही काम करेंगे। और अब हम मतलब इसको हटा सकते हैं, इसको भूल जाओ और इसकी जगह दो ये यूज कर लो। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा। ये आपका हो गया पी कोस थीटा, दिस इज पी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या है आपका, यहाँ इसके परपेंडिकुलर दे रखा है यहाँ पे P, दिस इज P साइन थीटा, दिस इज P साइन थीटा एंड दिस इज P कोस थीटा, P कोस थीटा। पॉइंट कहाँ पे आपका, पॉइंट आपका लाई करता है इसके ऊपर, ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट है, ये कहाँ पे कट कर रहे हैं दोनों, C के ऊपर, सेंटर ऑफ डाइपोल पे। तो ये आपका सेंटर ऑफ डाइपोल है। इस पॉइंट P की डायरेक्शन जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से, यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, कितनी मान रखी है आपने यहाँ पे, R मान रखी है। कितनी मान रखी है, R मान रखी है। आप R मान सकते हो, X मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो अब इससे मैंने ये डायग्राम बना लिया। बात समझ में आ गई यहाँ तक। क्या कर दिया मैंने, इस P को ड्रॉप कर दिया और इसकी जगह इसके दो कंपोनेंट ले लिए, बस इतना चेंज किया इसमें, ठीक है। अब देखो, एक बार आप इसको भूल जाओ, P साइन थीटा को भूल जाओ कि यहाँ पे P साइन थीटा कोई है, तो आपके लिए तो एक डाइपोल हो गया ना ये P कोस थीटा, एक डाइपोल हो गया P कोस थीटा। और इस डाइपोल की वजह से अब आप यहाँ निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉइंट, ये जो P पॉइंट है, इस डाइपोल के लिए कौन सा पॉइंट हो गया, एक्सियल पॉइंट हो गया, है ना, इसके एक्सिस के ऊपर। तो ये हो गया एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो हम पहले निकाल चुके हैं। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो डाइपोल मोमेंट की होती है। इसको भूल जाओ, इसको याद मत, इसको मत देखो, यहाँ सिर्फ इसको देखो P कोस थीटा को। तो इस P, ये आपका डाइपोल मोमेंट है P कोस थीटा, और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक, ये पॉइंट कौन सा हो गया, एक्सियल पॉइंट हो गया इसके लिए। और एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है अलोंग डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है एक्सियल पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, E1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू, E1 किसके बराबर होगा, एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला। एक्सियल पॉइंट पे क्या था, 2kp, P मतलब डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे P नहीं है, P कोस थीटा है। तो 2kp कोस थीटा अपॉन क्या था, x क्यूब था वहां पे, x वहां पे डिस्टेंस थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब, ठीक है। अब ये तो हो गया इस डाइपोल मोमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इसको भूल जाओ, अब आप इसको भूल जाओ, आप याद रखो इस डाइपोल मोमेंट को। तो इस डाइपोल मोमेंट के लिए, इस डाइपोल मोमेंट के लिए ये कौन सा पॉइंट हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। इसके लिए कौन सा हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या लेनी है आपको, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। ये है ना आपका डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल मोमेंट के इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, ये। तो ये हो गया आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं E2 लिख लेता हूँ। और इक्वेटोरियल पॉइंट पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट का रिलेशन क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, kp अपॉन एक्स क्यूब। अभी लास्ट में किया था ना हमने, kp अपॉन एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट p नहीं है, क्या है, p साइन थीटा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, kp साइन थीटा अपॉन x की जगह यहाँ पे क्या ले रखा है हमने, r ले रखा है, r क्यूब। तो अब अपने पास क्या आ गया, दो, एक ये आ गया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, वेक्टर सम करना है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, दोनों का वेक्टर सम करना है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको एक बार मैं फिर से अलग से ड्रा कर लेता हूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं भाई। ये है आपका E1, दिस इज E1। E1 किसके बराबर है, 2kp कोस थीटा अपॉन r क्यूब, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर है ना, दोनों में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे। इसके परपेंडिकुलर कौन है, इसके परपेंडिकुलर है आपका E2। तो E2 किसके बराबर है, kp साइन थीटा अपॉन r क्यूब, kp साइन थीटा अपॉन r क्यूब, ये दे रखा है। ये 90 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में। इन दोनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। मान लो दोनों का रिजल्टेंट ये है दोनों का
रिजल्टेंट है। ठीक है, दिस इज ई नेट, दिस इज वेक्टर ई नेट। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर का रिजल्टेंट आपने 11th क्लास में किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। भाई अगर दो वेक्टर का आपको सम करना है और दोनों के बीच में अगर आपको एंगल पता है, यहाँ पता है ना हमें एंगल 90 डिग्री है, तो आपको कौन सा लॉ लगाना चाहिए? ट्रायंगल लॉ लगाना चाहिए। अगर एंगल नहीं पता है आपको, फिर आप उसको क्या करो, कंपोनेंट में रिजोल्व करके फिर निकाल लो, जैसा कि पिछले टाइम हमें नहीं पता था। तो यहाँ पे तो हमें एंगल पता है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? ई नेट का मैग्नीट्यूड ट्रायंगल लॉ से सी किसके बराबर होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पे ए कौन है? देखो, अगर ये एंगल आपका है, इसको मैं एंगल मान लेता हूं अल्फा, इसको अल्फा मान लिया। ठीक है, तो वहां पे ए क्या था? देखो वहां क्या था, ये आपका वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए था, और ये कोई वेक्टर आपका बी था। दोनों के बीच में एंगल कितना था? थीटा था। और ये आपका रिजल्टेंट आया था सी, ये क्या था? रिजल्टेंट आया था। और ये एंगल वहां बीटा लेते थे, ये बीटा लेते थे। तो ए कौन होता है? जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है। अब रिजल्टेंट किसके साथ एंगल बना रहा है? इसके साथ, E1 के साथ। तो E1 है यहाँ पे ए, इसको ए मानेंगे, और दूसरा को क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर E1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2ab और कोस थीटा। किसके बीच का एंगल है? थीटा। E1 और E2 के बीच का। यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। तो ये टर्म तो आपकी जीरो हो जाएगी ना। ये आपका कितना आ जाएगा? अंडरूट E1 की जगह वैल्यू पुट कर दो 2kp कोस थीटा, 2kp कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका स्क्वायर, E1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस E2 का स्क्वायर। E2 क्या है आपका? kp साइन थीटा, kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका स्क्वायर कर दो, ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, बाकी की टर्म आपकी क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे cos 90 क्या था? जीरो। cos 90 जीरो, तो ये पूरी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो कॉमन जो आता है उसको कॉमन लेके बाहर निकाल लो। आर की क्यूब कॉमन आ जाएगा, दोनों में से बाहर आ जाएगा। केपी बाहर आ जाएगा, केपी इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो केपी अपॉन आर क्यूब, केपी अपॉन आर क्यूब अंडरूट से बाहर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखूंगा, के पी अपॉन आर क्यूब अंडरूट, यहाँ पे इसको मैं 3 कोस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं, और प्लस 1 और कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और प्लस क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? 1। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? ई नेट। ई नेट किसके बराबर आ गया? ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब अंडरूट 3 कोस स्क्वायर थीटा, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये मेरा फॉर्मूला आ गया ई नेट का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर क्या कर दूं मैं, इसमें थीटा की जगह 0 पुट कर दूं, तो कौन सा बनना चाहिए मेरा फॉर्मूला? एक्सियल पॉइंट वाला बनना चाहिए ना भाई। अगर ये थीटा अगर 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ पे लाई करता है, एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? एक्सियल वाला बनना चाहिए। तो थीटा 0 पुट कर दिया, तो कोस 0 क्या होता है? 1, तो ये 1 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, इस 4 का अंडरूट बाहर 2 आ गया, तो 2 kp अपॉन आर क्यूब आ गया ना। तो वहां पे क्या था? 2 kp अपॉन एक्स क्यूब था, वही था। अगर मैं थीटा की जगह 90 पुट कर दूं, सॉरी स्पेस करना पड़ेगा, रख लेगा वीडियो। इसमें थोड़ा रह गया बेटा, नहीं 2-3 मिनट का काम रहेगा सारा।